केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए हमेशा रही है तत्पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को एमएसपी पर स्थायी समाधान खोजने का दिया भरोसा। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी खबर। किसानों ने खोज निकाली धान की ऐसी प्रजाति जिसका मधुमेह से पीड़ित लोगों पर नहीं होगा असर। किसान धान की ये किस्म पैदा करके हासिल कर रहे हैं अच्छी आमदनी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उर्वरक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंग्रेजी में फर्टिलाइजर द फ्यूचर और हिंदी में उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह नाम से लिखी किताब में है नैनो डीएपी सहित कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की कहानी। मांडविया मंगलवार को गए प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। जब उन्होंने अपनी मांगें रखी तो सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा और बातचीत जारी रखी। उन्होंने कहा कि अगर नई मांगें जोड़ी जा रही हैं तो अधिक समय भी चाहिए। राज्यों से चर्चा के लिए भी समय चाहिए। हम चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हैं। उनकी अधिकांश मांगें मान ली गई हैं, लेकिन नई मांगों के लिए और समय की आवश्यकता है। मैं आंदोलनकारियों से आग्रह करता हूं कि वे तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा न करें। मैं किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और चर्चा करें। किसानों ने अपनी मांगा रखी हैं, तब मोदी सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगा के उन्होंने बातचीत जारी रखी। कल भी जो चंडीगढ़ दूसरी टाइम बातचीत होनी शुरू हुई तो कई घंटे तक गलबात चली, वार्ता होती रही। किसान नेता विचों उठ के चले गए। मोदी सरकार के मंत्री कहते रहे बैठो बातचीत जारी रखो, पर वो छड़ के चले गए। ਅਸੀਂ बातचीत जारी रखने लिए तैयार है। मोदी सरकार चर्चा करनी चाहती है। बड़िया मंगा मन लिया गई ने, अधिकतर मंगा मन लिया गई ने, पर जी नवी मंगा है या पहले दियां ने कई तो थोड़ा होर समय चाहिए वो जारी कर। मेरा प्रदर्शनकारियों को यही निवेदन है कि कृपया करके तोड़फोड़ ना करो, आगजनी ना करो, हिंसा ना करो, कुछ इदा का काम ना करो जिससे देश का नुकसान हो, लोगों को तकलीफ हो। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा फैसला ना करें जिसमें बाद में ये आलोचना हो कि बिना सोचे समझे फैसला लिया गया। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आग्रह किया कि बातचीत के जरिए समाधान ढूंढें और किसानों से बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें
और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रशासनिक तरह से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखें, सरकार समाधान ढूंढेगी। जो भी अपनी बातों को रचनात्मक, सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे और हम समाधान ढूंढे। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ, यह सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि जो कानून बनाने की बात है उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिसमें कठिनाई न हो। हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। इस बीच हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 2 दिन और बढ़ा दिया है। इधर दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। सरकार किसानों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों का एमएसपी 40 से 60% तक बढ़ चुका है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में करीब 35% तक की वृद्धि हुई और लगभग इतनी ही ज्यादा खरीद हुई। उत्पादकता बढ़ी है एवं कई योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय में भी तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाल में प्रकाशित एक पुस्तक में देश के सफल किसानों में से 75,000 की सफलता की कहानियों का संकलन किया गया है। इसमें ऐसे किसानों की गाथा है जिन्होंने अपनी मेहनत एवं केंद्रीय योजनाओं के जरिए अपनी आमदनी को 5-6 वर्षों में 2 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता पाई है। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति पर सर्वे कराया था। तब प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी। इसके आधार पर केंद्र ने कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया, किसानों को नवीनतम तकनीक दी, जिसका असर हुआ कि 2018-19 में किसानों की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013-14 के 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुना बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से अमल करते हुए किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया था। इस पर तेजी से काम हुआ और परिणाम भी आया। आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में एमएसपी पर कुल खरीद
761.40 लाख टन थी, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2022-23 में खरीद बढ़कर 1062.69 लाख टन हुई, जिस पर 2.28 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। और उड़ीसा के जाजपुर में किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। वैसे तो जिन लोगों को भी डायबिटीज होती है उन्हें चावल खाने से मना कर दिया जाता है, लेकिन जाजपुर में किसानों ने धान की एक ऐसी वैरायटी खोज निकाली है जिसका डायबिटीज रोगियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। धान की ये किस्म है RNR 15048। तेलंगाना से लाई गई इस वैरायटी से न केवल मधुमेह के रोगियों को बल्कि किसानों को भी खुशी हुई है। किसान धान की ये किस्म पैदा करके अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि धान की ये किस्म खरीफ और रबी दोनों फसलों में पैदा की जा सकती है। वहां के असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि यहाँ धान की ये वैरायटी पैदा की जा रही है और आने वाले दिनों में इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। एक वैरायटी है पैडी का RNR 15048, जो चीज़ की फार्मर को डेवलपमेंट के लिए बहुत सही चीज़ है, क्योंकि फार्मर हम लोग देखे हैं, वो उमेश बाबू जो हम लोग का एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो एक 2 पैकेट ऐसे सीड मंगाए थे ऑनलाइन और खेती भी किए और वो प्रॉफिट हुआ उनका 60,000। ये जो नया चीज़ हम देखे हैं, ये चीज़ हम लोग जो सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग होगा उसमें हम ज़रूर बताएंगे। ये जो सीड है ये आपका रबी में कर सकता है, खरीफ में भी कर सकता है। जनरली खरीफ में तो करते हैं, लेकिन वो ऑल सीजन कर सकता है। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो अच्छा प्रोडक्शन रहेगा। धान की RNR 15048 किस्म पैदा करने वाले किसान उमेश ने बताया कि उन्होंने दूसरी फसलों के साथ साथ इसे भी लगाया है। उमेश ने बताया कि देश में बहुत से लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिन्हें इससे फायदा होगा। भारत हमारा जो डायबिटीज़ का मतलब बहुत बढ़ गया है डायबिटीज़ भारत में, तो बहुत सारे लोग डायबिटीज में अटैक हो रहे हैं। तो इसके लिए वो लोगों जो होता है तो चावल खाने के लिए तरसते हैं, तो उनके लिए कुछ चावल का जुगाड़ हो जाए, इसीलिए हमने सोचा कि हम जैसे एजुकेटेड फार्मर अगर उसके लिए चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया ना, नेट में बहुत सर्च किया। सर्च करते करते हमको मिला एक तो वैरायटी आपका तेलंगाना का आपका जो है प्रोफेसर जयशंकर इंस्टीट्यूट तेलंगाना का जो उनका राइस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एक तो वैरायटी मिला RNR 15048। उसको हमने नेट से मंगा के यहाँ कल्टीवेशन आरम्भ कर दिया तो देखा तो उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। तो इस साल तो हमने किया कुछ, अगले साल को कुछ ज़्यादा करेंगे। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मंगलवार को प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले में रूपा पब्लिकेशन के स्टॉल पर गए। डॉक्टर मांडविया ने अंग्रेजी में फर्टिलाइजर द फ्यूचर और हिंदी में उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह नाम की एक किताब लिखी है। पुस्तक मेले में डॉक्टर मांडविया ने पाठकों से संवाद किया। उनकी लिखी किताब बेस्ट सेलर किताब के रूप में बिक रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा देश बना जिसने क्रांतिकारी नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में सफलता अर्जित की। नैनो DAP सहित कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की कहानी भी किताब में बड़े रोचक ढंग से बताई गई है। मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत नया रेवोल्यूशन हुआ है, इनोवेशन हुआ है। यूरिया के जगह पे नैनो यूरिया आया है, DAP की जगह पे नैनो DAP आया है। सस्ता भी है, लिक्विड है, बोतल में है। कैसे इनोवेशन हुआ, कैसी कैसी प्रक्रिया से ये रिफॉर्म गुजरा, उससे किसान को क्या फ़ायदा होगा, उसके लिए उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है।
नेचुरल फार्मिंग हो रहा है, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का उपयोग ये नया भारत की निशानी है। और सरकार पूरे देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में गरीबों को, किसानों का जीवन यापन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न योजनाएं भी चला रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा योजना चलाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को न सिर्फ बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है और उनका जीवन आसान हो रहा है। सुंदरबनी के सोशल वर्कर पूरण सिंह ने बताया कि यहाँ नरेगा के अंतर्गत बहुत से काम चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के अंतर्गत भी काफी लोगों के कच्चे मकान अब पक्के बन गए हैं। पहले खुले में शौच के लिए लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम नरेगा का भी चल रहा है, मतलब हर एजेंसी का काम चल रहा है। जहाँ पे शहर का ही काम चल रहा है। नरेगा के बहुत ज़्यादा काम, 10-12 काम चल रहे हैं नरेगा के। PMAY के भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा तकरीबन कोई यहाँ पे 70% काम PMAY का हुआ है। बाहर जाते थे लोग, बाथरूम के लिए बाहर जाते थे। कोई मतलब बारिश आ जाए तो कच्चा मकान चोने भी शुरू कर देता है, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता था, मेहनत मजदूरी करनी बड़ी करनी पड़ती थी। लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। हर एजेंसी वहाँ पे, हर डिपार्टमेंट वहाँ पे आके लोगों को कैंप लगा के हर चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। सुंदरबनी पंचायत के सचिव अजय कुमार ने कहा कि ये योजनाओं से हम यहाँ के किसानों और दूसरे लोगों के जीवन में आसानी ला रहे हैं। यहाँ किसान अब योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी बंजर धरती को फिर से उपजाऊ बना रहे हैं। इसके अलावा नरेगा से इन्हें रोजगार भी मिल रहा है और PMAY के अंतर्गत आवास भी। हमारी जो नरेगा स्कीम है उसके तहत हम इनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं। पर जॉब कार्ड हम इन्हें रोजगार देते हैं, जिसके से ये अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी जीविका कमाते हैं। ये अपने काम करते हैं, अपने लिए दिहाड़ी कमाते हैं। इनकी ज़मीनें जो 6 महीने बंजर रहती हैं वो ये आबाद करते हैं। हम इनको दिहाड़ी देकर इनकी जीवन में थोड़ा सा संघर्ष कम करते हैं। बंजर ज़मीन को जब ये दोबारा आबाद करते हैं तो उसमें हम इनको नरेगा में वर्क देते हैं, कभी P वर्क देते हैं, हम इनको D चैनल का काम देते हैं। इनकी बावलियाँ जो टूट फूट जाती हैं हम उनको रिपेयर करवाते हैं। वेल्स हैं इनके, अभी हमने इनको सेग्रीगेशन शेड का भी दिया है। हम इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाथरूम का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। हमने PMAY के घर इनको बना के दिए हैं। नरेगा के अंतर्गत लाभ मिलने से यहाँ के किसान बेहद खुश हैं। शुक्रिया है, आज पैसे हम खुद कमाते हैं और खाते हैं। पानी का भी बहुत अच्छा काम है, हमारी खूह भी बन रही है, बाइयाँ भी हमारी बन रही है, नलके भी बोलता है फिट हो जाएगा। अच्छा पानी काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। आते हैं और दिखाते हैं हमको, गरीब लोगों को ये करो वो करो, ऐसे स्कीम निकल रही है, सब हमको बताते हैं। ये नरेगा है जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब से नरेगा आया है तो हम लोगों ने बहुत सहूलियत पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हम कंधों पे उठा के वो मशीन लाते थे जिसके साथ हम ये कनक के ये भूसा निकालते थे। हम ट्रैक्टर कंधे पे ये मशीनें उठाकर यहाँ लाते थे। फिर उसके बाद जब ये स्कीम आई उससे हमें ट्रैक्टर रोड मिली, तो ट्रैक्टर रोड मिलने से हमें घर घर में गाड़ी पहुँचती है। हम अपने घर में आराम से मतलब ट्रैक्टर ला सकते हैं, अपनी ज़मीन का हल भी उसी से बाते हैं और कनक भी निकालते हैं। और मक्की भी जब निकालने का टाइम आते पहले डंडे से कूटते थे, अब वो भी नहीं कूटना पड़ती, हमारे घर में मशीन पहुंचती है। रोजगार तो हमें बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लड़कियां भी काम करती है, हम भी करते हैं, तो इससे हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है। हमारे ये महकमा के जो अफसर हैं ये भी यहाँ आते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं स्कीम के बारे में, आप ऐसे फ़ायदे ले लो, ऐसे काम करो, दिखाते हैं कैसे करना है, तो अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंगलवार को धान के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। तखतपुर, दाहोद, कोटा मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। वहीं अलीगढ़ मंडी में दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ के तखतपुर मंडी में 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2000 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। गुजरात के दाहोद मंडी में 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2030 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2030 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान के कोटा मंडी में बीते सोमवार को धान का भाव था 3650 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 3650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2550 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2540 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ मंगलवार को बदायूं मंडी में धान का भाव रहा 2585 रुपए। बहराइच मंडी में भाव रहा 2050 रुपए। गोंडा मंडी में धान 2125 रुपए पर बिका, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2183 रुपए पर हुए। धान की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। मंगलवार को देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 13 फरवरी को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4280 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 4205 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 फरवरी को यहां सोयाबीन का भाव था 4570 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4550 रुपए पर हुए। खेत ब्रह्मा मंडी में बीते सोमवार को सोयाबीन का भाव था 4302 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 4300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3900 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 472 रुपए उछलकर 4372 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4550 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव 150 रुपए गिरकर 4400 रुपए पर हुए। वही बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज
379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूएई का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यावसायिक साझेदार और 7वां बड़ा निवेशक है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के सहयोग से यूएई को अपनी घरेलू कार्ड प्रणाली को तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यूएई में यूपीआई शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आहलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीयों का अभिवादन किया। वो जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जीप में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बनभूलपुरा दंगे में शामिल 6 और दगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखे भी बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल में 19 फरवरी तक संदेशखाली ग्राम पंचायत सहित 7 ग्राम पंचायतों और उसके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही महाकाल की विशेष आरती की गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर मंदिर में हर तरफ भक्तों के ऊपर गुलाल बरसाया गया। सभी बांके बिहारी की भक्ति में झूमते नजर आए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।